चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ये कर चुके थे। इसमें हमने I1 और I2 का ऑर्डर देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल वैसा ही है। IE1 और IE2 आपको कैलकुलेट करना है। आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा नेट का इशू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने। आप भी सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसमें क्या आंसर आएगा। और आज नेट का प्रॉब्लम हो सकता है बार बार डिस्कनेक्ट हो, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, चलो बताओ, IE1 का ऑर्डर बताओ क्या आएगा इसमें। चलो मैं बता देता हूँ। लिथियम, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आता था, बेरिलियम और बोरॉन में आता था। बेरिलियम का ज्यादा हो जाता था, हमें इतना पता है। सिंपल। अब क्या करना है, IE2 निकालना है। तो IE2 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे। जैसे लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो बन जाएगा, लिथियम अभी 2s1 है, बोरोन जो है वो 2s2 2p1 है, और बेरिलियम 2s2 है। तो लिथियम तो बन जाएगा 2s0, बोरोन बन जाएगा 2s2, और बेरिलियम बन जाएगा 2s1। ठीक है, तो अब मतलब एलिमेंट जो है वो क्या बन गया वैसा सोचेंगे। तो लिथियम जो है वो बन गया बेरिलियम जैसा कुछ, और बोरोन जो है, सॉरी लिथियम हीलियम जैसा कुछ बन गया। एक पीछे चले जाता है, राइट।
तो ये हीलियम जैसा बन गया और बोरोन जो है वो बेरिलियम जैसा बन गया और बेरिलियम जो है वो लिथियम जैसा बन गया। तो अब ऑर्डर बताइए, है हीलियम, बेरिलियम और लिथियम में सबसे ज्यादा आपको पता है हीलियम होगा। हीलियम का एनर्जी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो हीलियम एक्चुअली क्या था, लिथियम है। तो सबसे पहले लिथियम लिखा, फिर उसके बाद बेरिलियम और बेरिलियम और हीलियम में से, सॉरी बेरिलियम और लिथियम में से आपको पता है किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा। इस बेरिलियम का ज्यादा, तो ये बेरिलियम एक्चुअली में क्या है, बोरोन है। तो बोरोन आ गया और यहाँ पे बेरिलियम आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो मुझे नहीं लगता कुछ इशू होना चाहिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम चेक कर रहे हैं, चार एलिमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। आप किस तरीके से चेक करेंगे इनको, क्वेश्चन में तो ऐसे एलिमेंट लिख दिया उन्होंने, बस आपको अरेंज करना है इसको कि ये किस ऑर्डर में हो सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। तो इन चारों एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया, ये मैंने किया। ये करना है आपको, ऐसा करना है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा। तो पूरे इस स्ट्रक्चर में देख के लग रहा है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, आई, और सबसे कम किसका है, सल्फर का। अब प्रॉब्लम आ गई ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में। अब ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में जब भी डायगोनली फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, साइज का हेल्प लेते हैं कि साइज किसका ज्यादा है। तो क्लोरीन का साइज ज्यादा है, अगर क्लोरीन का साइज ज्यादा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा ऑक्सीजन से, इसलिए क्लोरीन को पीछे लिखा और ऑक्सीजन को आगे लिख दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन जो है नीचे वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको पहले एलिमेंट्स लिखने हैं कि आपने लिखा बेरिलियम लिख दिया, फिर बोरोन लिख दिया, फिर मैग्नीशियम लिख दिया, उसके बाद एल्यूमिनियम लिख दिया। आपको पता है कि बेरिलियम का ज्यादा होता है तो मैग्नीशियम का भी ज्यादा होगा, और बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है, बोरोन का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ये हमें पता ही है। तो सबसे पहले तो आ गया बेरिलियम आ गया, सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम आ गया। अब कैसे चेक करेंगे, आई थिंक बोरोन और मैग्नीशियम में फंस गए। तो मैग्नीशियम का साइज ज्यादा, मतलब उसका ई कम, सॉरी उसका आई कम। तो इसका मतलब अब जो है वो मैग्नीशियम आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, और उससे पहले आ जाएगा बोरोन। तो बेरिलियम के बाद में एक्चुअली में आया बोरोन, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, जो जो ये है इसके अंदर आप देख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फॉर्मूला जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर होता है वही आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है। तो सोचना ही नहीं है, मैग्नीशियम का कुछ ये इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा, इसके नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा, एक ही आयन के हैं। फिर उसके नीचे वाले क्वेश्चन में, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन में भी जेड इफेक्टिव सेम लॉजिक लगा, ऐसा वाला ऑर्डर आ जाएगा। क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 नियरली सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर होता है, आई होप समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और ऐड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन इसमें। सुनाई दे रहा है, पहले ये बताओ। सर सुनाई दे रहा है, आप ऊपर करिए ना जरा। सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा है सर सुनाई। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला पीडीएफ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, इसमें लास्ट के 1 या 2 पेजेस बचे हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसमें, आपको ग्रेटर देन लेस देन लिखना है। ठीक है, तो अभी देख लो, इसकी फालतू में पीडीएफ शेयर नहीं करना पड़ेगा मुझे, है ना, तो लिख लो इसको।
नेक्स्ट पीडीएफ शेयर करूंगा, ये वाली नहीं करूंगा फिर, ठीक है? तो इसमें यहीं से ऑर्डर ज़्यादा नहीं तो जल्दी लिखो, फिर कोई बोलना मत मुझे कि सर पीडीएफ शेयर कर दो, एक बार कर चुका हूँ मैं। ठीक है, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सोल्व करना है, बहुत क्वेश्चन हो गए जो मैं सोल्व कर चुका हूँ, अब आप लोग कीजिए कुछ और बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए जल्दी में, क्या होगा? ये फाइनल ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, जेड इफेक्टिव से देखा, ठीक है? तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी फिनिश होता है, इसका एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन पे चलता हूँ, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर से बोल रहा हूँ ये पीडीएफ शेयर नहीं की जाएगी, इसलिए पहले कर चुका हूँ, ठीक है? चलिए, सर ये पीडीएफ शेयर कर देना। कर चुका हूँ पहले बेटा, 2 पेज बचे हुए हैं, 2 पेज लिख सर
एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताऊं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस। कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी? कोई भी दो ऐसी एनर्जी, बट सक्सेसिव एनर्जी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो उनके बीच में डिफरेंस, जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने Na प्लस और Na+2। तो Na प्लस और Na+2 में अगर मान लीजिए जैसे आपके साथ सोडियम+1 और सोडियम+2 जो है, So, सोडियम प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी। यस। so actually we couldn't hear anything after the questions on ionization energy. अच्छा, ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन नंबर 1 है आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप चार एग्जांपल लिखे हुए हैं, P, Q, R, N, S, चार एग्जांपल है। आप P को ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, ये वैल्यूज लिखा हुआ है 26, 32, 40, 48, 260, ये सब क्या है? IE1, IE2, IE3 ऑर्डर में लिखा हुआ है सब कुछ। आपको देखना है कि जो जंप है वो कहाँ पे आ रहा है, मतलब कहाँ तक जो है डिफरेंस डिफरेंस ठीक ठाक चल रहा है, डिफरेंस नॉर्मल चल रहा है, कहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, ये चेक करना है आपको। तो 26 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो 26 एनर्जी दिया, सेकंड के लिए 32 दिया, फिर 40 दिया, फिर 48 दिया। 48 दिया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो। अब आप फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, उसके लिए 260 देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है 48 के कंपेरिजन में। अचानक से इतना जंप आ गया, मतलब ये है कि आप सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, 5 नहीं निकाल सकते। पांचवा अगर निकालना चाहते हैं ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब इजीली आप 4 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, इसलिए इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, क्योंकि आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे, क्योंकि आप 4 इलेक्ट्रॉन ही निकाल पा रहे हैं। अगर आप क्यू को चेक करेंगे तो क्यू में देखिए 22, 30, 36 चल रहा है, 250 अचानक से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते थे, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन Q+3 हो गया। ठीक है, वैसे ही बाकी दो क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सर उसके बाद में बात कर रहा ऊपर था, जाइए, नोट करना है। ठीक है, ये पीडीएफ दूसरा है, वो वाला पीडीएफ जो है, ये वाला पीडीएफ शेयर किया था, टेंशन मत लो, ये वाला तो है। उसमें सिर्फ दो तो तीन वो पेजेस थे, इसलिए मैंने आपको बोला था। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या लिखा है आपने? फॉर्मूला है क्या वो कोई? +4 नहीं, फॉर्मूला नहीं है, P+4 लिखा है। मैंने बताया ना कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इसमें, और ये P एलिमेंट है। P कोई एलिमेंट है, हमें पता नहीं क्या है, P कोई एलिमेंट है, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al+3 लिखते हैं ना, वैसे ही P+4 है। अब ये P कुछ एलिमेंट है, ये फॉस्फोरस नहीं है, ध्यान रखना। कुछ तो एलिमेंट है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, इसलिए P+4 हो गया। जो Q है उसको Q+3 लिखा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। वैसे ही R के लिए +2 आएगा, और जो लास्ट वाला S है, S उसके लिए +1 आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद में बात कर रहा था स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
चलिए, मैं बात कर रहा था स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, राइट। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने Na+ और Na+2। +1 मतलब कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगा, +2 कुछ आयनाइजेशन एनर्जी, हमें पता नहीं है क्या है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर क्या है, Na+ और Na+2 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Na+2 है, तो वो स्टेबल होगा, मतलब Na+ स्टेबल होगा। ये रूल है कि जब डिफरेंस कम है तब ज्यादा वाला स्टेबल है, जब डिफरेंस ज्यादा है तो कम वाला स्टेबल है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ज्यादा वाला स्टेबल है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लो वाला स्टेबल है। और अगर 11 16 के बीच में कुछ आता है तो जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं उस एलिमेंट के, वो सभी क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब कौन ज्यादा स्टेबल है वो हम नहीं बता सकते। 11 से कम ज्यादा वाला स्टेबल, 16 से ज्यादा कम वाला स्टेबल, 11 से 16 के बीच में दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बता नहीं सकते ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है, जो उसके बाद जो आता है वो है थर्ड वाला जो केस है, राइट। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहले मेटल्स जो है उनका होता है कि मेटल जो है उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको पता है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस वाले प्रोसेस में आपको पता है कि कुछ एनर्जी देना पड़ता है, उसी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ना, उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही अच्छा वो एक मेटल होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है मेटालिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मेटल्स जो है उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा क्योंकि उनका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और नॉन मेटल्स जो है उनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चेक करेंगे, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में आपको पता है कि नॉन मेटल्स आती है, राइट। तो क्योंकि राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स आती है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो मेटल्स आती है, इसलिए टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज हो रहा है इसलिए, और टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक। अच्छा, एक बार ये बताओ, आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ नेटवर्क इशू है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा स्लो भी चलूंगा, और मैं देख रहा हूँ मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो मैं देख रहा हूँ हाँ कि वॉइस ब्रेक है, तो क्या मैं तो जाए तो करते रहना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना, मैं पूरा ध्यान है मेरा उस पर। ठीक है, चलिए मैं क्या की बात करते हैं, क्योंकि बस अभी मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, राइट, इंक्रीज हो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अच्छा, एक बार मुझे अभी लिखो से बताओ कि अभी सुनाई दे रहा है, मैसेज में लिख दो, जूम So your चैट voice बॉक्स जो है वहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या, ज्यादा ब्रेक हो रहा है आज? पता नहीं yes क्या sir. प्रॉब्लम है, नेट तो ठीक चल रहा है, अच्छा खासा स्पीड आ रहा है, फिर भी स्टिल ब्रेकिंग। अच्छा ठीक है बेटा, जो भी है आज आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इसी में,
नमस्कार, ये ना वर्ड, अच्छा, तो ये कार्तिकेय सिंह ने बोला, कुछ नहीं सुन सकते। एक मिनट रुको सर। ठीक है, चलिए, जैसा भी सुनिए, आप तो थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना मुझे, ठीक है। सोचेंगे फिर क्या करना है। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मेटल जो है तो उसका लास्ट टेंडेंसी स्लाइड होता है। वापस से कराइए ना। लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल जाती है। आपको पता है राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होती है, तो लेफ्ट और लेफ्ट में मेटल्स है। तो जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल से नॉन मेटल मिल रही है आपको, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही अच्छा मेटल। जैसे सीजियम का मैंने बताया था, सीजियम बहुत अच्छा मेटल है क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यूज में लेते हैं, बताया होगा मैंने। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर पे थे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, पहले वो समझना। इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मेटल ने, जैसे एम एक एलिमेंट है, मेटल नहीं है, एम एक एलिमेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये प्रोसेस एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बट जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो आप खुद सोचिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसकी पावर को रिड्यूसिंग पावर बताते हैं कि रिड्यूसिंग पावर कब होगा, ज्यादा कब होगा। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी से निकाल देगा। जब वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा? जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो इसलिए लिखा है रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि रिड्यूसिंग पावर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर है। जैसे राइट हैंड साइड में मैंने लिखा, हाइड्रेशन एनर्जी भी एक फैक्टर होता है। अब ये क्या है? ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, अभी नहीं जाना है। बट इसके अलावा भी और फैक्टर होता है, बॉन्ड एनर्जी एक फैक्टर होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वैसे ही देखो, जैसे लिथियम से सीजियम तक अगर आप पूछा जाए कि बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका है, तो आपको पता है सीजियम का। अब क्योंकि सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन की बात की जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा? जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्योंकि रिडक्शन में इनवर्सली था तो ऑक्सीडाइजिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद फिफ्थ केस पे चलते हैं। फिफ्थ है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी इंक्रीज होता है। इसका क्या मतलब है? आपको एग्जांपल से मैं बता दूं कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जैसे NaCl के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, तो उसके लिए Na प्लस और Cl माइनस चाहिए। अभी तो आप Na प्लस को देखो, Na प्लस कब बना होगा? जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। आप खुद सोचिए, अगर सोडियम कोई भी एलिमेंट है, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन भी आसानी से बनेगा, और जितना जल्दी कैटायन बनेगा तभी चांसेस है कि आयनिक बॉन्ड भी बनेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है
तो कैटायन जल्दी बनेगा, जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना ही आयनिक बॉन्ड बनने का टेंडेंसी इंक्रीज होगा। इसलिए पॉइंट नंबर 5 में अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी इंक्रीज होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आयनाइजेशन एनर्जी होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई जो लिखा मैंने, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों को पता है जो सीजियम होता है उसका मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, राइट? उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे होता है खत्म, और अब हम चलते हैं सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो यहाँ तक इससे पहले कुछ प्रॉब्लम किसी को तो बताइए। सर ऊपर करिए ना, नोट करना मुझे। सर एसेस वो ले एक लीजिए बार बेटा। रेड्यूसिंग पावर एक्सप्लेन कर सकते हो आप? ठीक है, देखो रेडिएशन पावर उसके लिए डिफाइन होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, दो एलिमेंट है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, पावर किसका ज्यादा होगा? जो पहले इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दो एलिमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ना वो पहले रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब उसका पावर ज्यादा है। अब पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है दोनों में से, सिंपल सी बात है। तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। ठीक है, बट फिर से बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग पावर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं होता है, और भी बहुत से फैक्टर है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ये सब कौन से फैक्टर्स है। तो अभी के लिए सिर्फ इसीलिए देखो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का जो एग्जांपल लिखा उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ गैसियस स्टेट। अब इसका भी लॉजिक समझ में आएगा, मैंने यहाँ पे इन वाटर क्यों नहीं लिखा, अगर वाटर लिख देता तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाती, वो बाद में देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, रिड्यूसिंग पावर पूछा जाए, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है और उसका उल्टा कर देना है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए डायरेक्टली वैसे ही चेक कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं उससे बोल रहा हूँ ये जो इस पीडीएफ का जो पेज नंबर 1 है वो स्टार्ट होता है एप्लीकेशन से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, इससे पहले वाले के लिए मैंने मना किया था क्योंकि उसमें 2-3 पेजेस ही थे, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था, उसमें क्वेश्चन सब लिखे हुए हैं, आपको बस ग्रेटर देन लेस देन लिखना था, तो आप अब लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर देना आपके हिसाब से। बट ये पीडीएफ में शेयर करूंगा जिसमें नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग जितना हो सकता है लिखिए, या आप लोगों को लगता है स्क्रीनशॉट तो वो ले लीजिए। ठीक है, बाकी मैं पूरा तो शेयर करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सीधा चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, और इसको ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा एक्सेप्शन जो आते हैं इसमें आते हैं, और ध्यान से सुनोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, क्या दोनों सेम है? पहला क्वेश्चन तो ये, मैं बता दूं कि दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है पता चलेगा, बट अभी के लिए ध्यान रखिए दोनों सेम नहीं है। चलिए, यहाँ पे एक टर्म है एंथैल्पी। क्या होता है एंथैल्पी, क्या होता है? इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा, अभी के लिए ध्यान रखिए एंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है, और जो एच होता है उसको आप बोलते हैं हीट कंटेंट, कि हीट कितना है एक सिस्टम में हीट कितना है। और डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा वर्ड यूज हो जाता है मतलब चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि जैसे ए प्लस बी गिव सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जैसे -250 हो गया, -100 हो गया, -180 हो गया, कुछ माइनस में लिखा हुआ रहता है। माइनस में लिखा हुआ मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, आप बोलते हो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हम ऐसा बोलते हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है। अगर वही डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है हम बोलते हैं वो एंडोथर्मिक है, रिएक्शन में एनर्जी गेन हो रहा है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पी, पी से आपको क्यू मिला, इसका डेल्टा वो है +x किलो जूल पर मोल, तो प्लस लिख दिया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये एंडोथर्मिक है। तो अगर P से Q बनना एंडोथर्मिक है, अगर मैं इसको अल्टा कर दूं Q से P कर दूं,
तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिवर्स जो है वो थर्मिक होगा, नेगेटिव आएगा, वो -x आएगा, -x किलो जूल पर मोल आएगा, और वो एक्सोथर्मिक होगा। मतलब एक रिएक्शन, अगर रिएक्शन की दो डायरेक्शन होती है ना, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एंडो है तो उसके रिवर्स में एक्सोथर्मिक होगा। ये रिएक्शन का नेचर है, ठीक है। चलिए So, बात है डेफिनेशन पे। यस, so is that always the case? Like when you reverse it? एग्जैक्टली, ऑलवेज। हाँ एग्जैक्टली, बट सी यहाँ पे पी से क्यू का एक एरो मैंने बनाया, विच मींस रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये लॉजिक एप्लीकेबल तब होता है जब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। बट हाँ, इतना क्लियर है कि अगर आप खुद सोचिए, मैंने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। मान लीजिए प्रोडक्ट से पी से क्यू बनाने में आपको एनर्जी जितना देना पड़ा, वही एनर्जी अगर वापस से आप क्यू को दे देंगे तो क्यू बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। तो जितना एनर्जी पहले आप दे रहे हो ना, उतना एनर्जी बाद में रिलीज भी होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन लो है, ठीक है, Okay, so ऑलवेज ऐसा होगा। चलिए अब डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे तब। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने बोला एंडोथर्मिक होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, अगेन गैसेस एटम में ऐड करेंगे, और गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से x माइनस जी ऐसा कुछ बनेगा। वहां पे आप गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ पे गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मतलब दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा है। वहां पे गेन की, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते थे, यहाँ पे गेन की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड था, यहाँ पे एनर्जी रिलीज है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द outermost shell of 1 mole of an isolated gaseous atom in its lower energy state। लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। देखो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है, आपको पता है, अकेला एटम होना चाहिए, किसी भी तरीके का अट्रैक्शन और रिपल्शन उस पर नहीं होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड करेंगे तो एनर्जी जितना रिलीज होगा, अब देखना ध्यान से कि एनर्जी जो रिलीज होता है उसको आप राइट हैंड साइड में ऐसे लिखते हैं, +x लिखा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ये रिलीज एनर्जी है, राइट। चलिए अब देखो, जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में बात होती थी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल, दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी बात करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, हम सेकंड भी ऐड करेंगे, हम थर्ड भी करेंगे, चलता रहेगा। वहां पे क्लियर था, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे चेंजेस है, एक क्यों है उसका भी लॉजिक है। तो पहले जनरलाइज नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब एनर्जी रिलीज होगा, क्या कभी होगा, कभी गेन भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हैं, आएंगे उस पर। अब ध्यान से सुनो, तो लिखा हुआ है कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और यही पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन है ना, इसी लॉजिक से होंगे। कोई ऑर्डर चेक करने के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाना, हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बस। देखिए रीड कर रहा हूं, when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change provides a the ease with which an atom adds an electron to form an ion। मतलब कितना आसानी से एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जितना आसानी से जितना आसानी से एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत बार मैं बोलूंगा, इसको लिख लो तुम लोग कहीं ना कहीं। जितना आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, सिंपल। चलिए अब बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बोला था, उसमें क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जैसे एक रिएक्शन को दो बार मैंने लिखा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाता है, आपको पता है ये एक्सोथर्मिक है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीके में देखिए, राइट हैंड साइड में मैंने +348 लिखा हुआ है, रिएक्शन के साथ ही 348 को लिख दिया प्लस करके, क्योंकि राइट हैंड साइड में लिखा है, इसका मतलब आपको पता है कि एक्सोथर्मिक है।
सेकंड रिएक्शन को देखिए, सेकंड रिएक्शन में मैंने अलग से मेंशन किया डेल्टा एच ईजी जो है -348 है, मतलब एक्सोथर्मिक है। बात तो सेम ही है, क्या दोनों सेम ही रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिर्फ 348 है, सिर्फ 348, साइन नहीं, साइन नहीं, सिर्फ 348 जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन ही बोल रहा है ऑलरेडी कि वो रिलीज एनर्जी है। तो फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि -348 है, वो ऑलरेडी बोल रहा है रिलीज एनर्जी है। तो कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा, आप यही बोलोगे ना 348, ये तो नहीं बोलोगे -348। सिंपल सी बात, आप बोलोगे 348 क्योंकि ऑलरेडी वो बोल रहा है कि रिलीज एनर्जी है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो साइन के साथ आता है। तो ये -348 साइन के साथ जो पूरा है उसका बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो साइन का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब कुछ ऐसा आएगा जो सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या चल रहा है। चलिए, जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं। वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा ध्यान से। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एक एलिमेंट है ए, गैसियस स्टेट में है, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो ए माइनस गैसियस बना। इस केस में एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच ईजी1 लिखा हुआ है, ईजी1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब एनर्जी रिलीज होगा। बट नीचे क्या लिखा हुआ है, जनरली लिखा हुआ है, मतलब कभी कभी एनर्जी रिलीज होगा, हमेशा नहीं। हो सकता है कभी आपको एनर्जी देना पड़ जाए, गेन हो सकता है। अब ये कौन से केसेस है जहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। ये केस बहुत अच्छे, मतलब ये एक अच्छा केस बन गया, एक अच्छे क्वेश्चन बन गए कि कौन कौन से केसेस होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। बट पहले जनरली पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में क्या होगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ए माइनस बन गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो ए माइनस उसको अप्रोच कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज और जो ए माइनस बना वो भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को आपको ए माइनस के अंदर लेके आना है, उसके शेल में बिठाना है। तो आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन को बहुत क्लोज लेके आना पड़ेगा उसके ए माइनस के। तो आप खुद सोचिए, ए माइनस नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्शन होगा। ए माइनस उस इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करेगा, अल्टीमेट रिपल्शन होगा दोनों में, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाए उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती ऐसा करना पड़ेगा आपको। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आपको क्या करना, जबरदस्ती उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में भरना पड़ेगा। इसका मतलब आप कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, आप कुछ एनर्जी दे रहे हैं। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आप जो है, आप जो काम कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, क्योंकि उन दोनों में रिपल्शन चल रहा है। आपको उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एटम में बिठाना है। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा वो एंडोथर्मिक होगा। बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए जनरली सब पहले मैंने एक्सोथर्मिक मेंशन किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक है, जनरली है। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है सेकंड, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत लग रहा है। ठीक है, चलिए रीड कर रहा हूँ, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट डिफाइन is actually first electron affinity since it corresponds to the addition of one electron only, i.e. sorry EA1 जो है first electron add होगा उसी से related है। In the process of adding further electron, the second electron will be added to gaseous anion against the electrostatic repulsion। ठीक है, मैं आई थिंक ये बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है, तो इस केस में आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लेना। अब देखना ध्यान से फिर से, अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा एच ईजी1 जो कि नेगेटिव है और डेल्टा एच ईजी2 जो कि पॉजिटिव है, दोनों में से ज्यादा कौन होगा, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, सेकंड ज्यादा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से ज्यादा ही होगा, ये तो क्लियर है। बट मैं पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मोड की बात कर रहा हूँ कि मोड का वैल्यू ज्यादा किसका होगा। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो डेल्टा एच ईजी2 है उसका मोड जो है हमेशा डेल्टा एच ईजी1 से ज्यादा आ रहा था, हमेशा ऑलवेज लिखा हुआ है डेल्टा एच ईजी1 का मोड डेल्टा एच ईजी2 जो है उसका मोड हमेशा 1 से ज्यादा आ रहा था। तो आप खुद सोचिए
अगर आप डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो क्योंकि सेकंड वाले का वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाले का वैल्यू ज्यादा है, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, राइट। तो डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर अपन, अब ये डेल्टा एच Eg1 प्लस Eg2 कब बनेगा इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, मतलब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। तो जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये A माइनस से A माइनस कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट वाले कैंसिल हो जाते हैं, फिर क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में बचा A एलिमेंट है गैस स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फाइनली आपको मिल गया A माइनस स्टेट में। अगर इस रिएक्शन को ऐड किया तो एंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा। इसका एंथैल्पी क्या होगा, इसका डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2, और जो कि पॉजिटिव होता है। अभी हमने देखा ये वाला देखिए बॉक्स, दोनों इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज लिखा हुआ है। इसका मतलब फिर से बोल रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना जनरली एक्सोथर्मिक होता है, कभी कभी एंडो भी होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा एंडो होगा। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, बताइए क्या होगा। अगर आप डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। अब 2 ही एंडोथर्मिक है तो चाहे तीसरा ऐड कीजिए, चाहे फोर्थ ऐड कीजिए, चाहे फिफ्थ ऐड कीजिए, एंडोथर्मिक ही होगा वो, डाउट ही नहीं है, वो एंडोथर्मिक ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ अब कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है 2 3 4 5 जो भी है, वो सभी पॉजिटिव होंगी, सभी एंडोथर्मिक होंगी। सिर्फ फर्स्ट वाला ही है जो एंडो एक्सो दोनों हो सकता है, जनरली एक्सोथर्मिक होगा। एंडो कब कब होगा उसकी बात करते हैं, एक्सेप्शन वाले सीन पे चलते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने। ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, O माइनस बना, फिर O माइनस में सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन किया, O माइनस 2 बना। दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, O माइनस से O माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऑक्सीजन गैस स्टेट में बस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस 2 गैसियस स्टेट में। तो एंथैल्पी भी ऐड करना पड़ेगा, माइनस 141 प्लस 780। तो ऐसी बात है कि ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, जो भी आएगा आप लोग चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बताना चाह रहा था कि जो पॉइंट है वो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनाइन, पॉली नेगेटिव एनाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब ऐसा सोचिए कोई एलिमेंट है M या, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, चाहे आप उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ऐड करो, तो क्या बनेगा, या तो बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन की, तो M-3 बनेगा, 4 M-4 बनेगा। जो भी वो हमेशा होगा एंडोथर्मिक होगा। तो डायरेक्टली आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड करें एंडोथर्मिक होगा। हाँ, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ रहता तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो सकता है कुछ भी हो, एंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। पॉलीनेगेटिव मतलब 1 से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, 1 से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। 1 से ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वो क्या होता है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई डाउट है बताइए, फिर आगे चलेंगे। पहले तो ये बताओ यार, सुनाई दे रहा है कि नहीं। नो सर, सर एडजस्ट योर माइक्रोफोन। ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है वैसे तो। एक काम करता हूँ, मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा।
तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखा, डेल्टा एच इजी वन डेल्टा एच इजी टू देखा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है वो भी हमने। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से एक और पॉइंट बता दूं मैं, कौन कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। यही लॉजिक है बस, और इसी से पूरे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले साइज की बात की जा रही है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक एटम है और एक स्मॉल साइज एटम है। आपको बात है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है, एटम को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि जो स्मॉल साइज एटम है उसका जेड इफेक्टिव जो होता है ज्यादा होता है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेगा। सिंपल सी बात है, वो आसानी से ऐड कर लेगा। तो जो जितना आसानी से ऐड करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आसानी से ऐड किसने किया, जिसका साइज कम है। तो जिसका साइज कम उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर होता है। और आई थिंक वहां से क्लियर हो गया ऑटोमेटिक, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। और क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीनों एक साथ क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो चलता है, अब ध्यान से समझना, अब जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट नहीं है। अब लिखा हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन को देख, नाइट्रोजन का एग्जांपल मैंने लिखा, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, हमें पता है। क्या नाइट्रोजन जो हाफ फिल्ड है, हम इतना जानते हैं कि जो भी हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो stable हैं। तो आप खुद सोचिए, नाइट्रोजन स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, स्टेबल है। तो नाइट्रोजन अगर स्टेबल है तो आप, सबसे पहले स्टेबल का मीनिंग क्या है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आयन, कुछ भी अगर स्टेबल है, इसका मतलब वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। एक एलिमेंट अगर स्टेबल है तो वो वैसा ही रहना चाहेगा, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। उसको इंटरेस्ट नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देना उसको, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन से पता चला कि नाइट्रोजन स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को देने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, तो आपने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया। आप खुद सोचिए, वो स्टेबल था, वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहता था, आप फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जबरदस्ती। मतलब आपने कुछ एफर्ट लगाया, मतलब आपको एनर्जी देना पड़ा। तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नाइट्रोजन में एंडोथर्मिक हो गया। पहला So इलेक्ट्रॉन your ऐड, voice is breaking. तो ये वही, ठीक है वापस से बता रहा हूँ यार, एक बार है ना, चैट बॉक्स में सभी लोग लिखो किसके लिए ब्रेक हो रहा है, किसके लिए नहीं हो रहा। पार्शियली हो रहा है तो पार्शियल लिखो, कंप्लीट हो रहा है कंप्लीट लिखो। मुझे देखना है एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जल्दी, और जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, 5%, वाह बेटा, 5% कैलकुलेट भी कर लिया। ठीक है ठीक है, ब्रेकिंग, कौस्तुभ ने लिखा ब्रेकिंग, वेब सीरीज चल रहा है ना, ब्रेकिंग लिख दिया बस। हाँ ठीक है, इट्स नॉट ब्रेकिंग फॉर मी। चलिए कुछ तो किसी के लिए पॉजिटिव, आई थिंक यू शुड रिमूव एवरीवन एंड जॉइन अगेन। वाह, बढ़िया सजेशन है। चलिए यही काम करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखते हैं।